हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आज नया चैप्टर फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने इसका माइंड मेकअप आपको बताया था कि कैसे चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या हमें उसमें करना है और उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप एनर्जेटिक रहिए क्योंकि आप डिफेंस वाले बच्चे हैं, आपको एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। ठीक, तो एकदम जोश के साथ वीडियो शुरू करते हैं और फंक्शन का पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। क्या है फंक्शन? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है, यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा। दो सेट हैं, सेट ए और बी। ए से बी पर एक रिलेशन है और रिलेशन क्या होता है? दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। ठीक, और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, उस पर एग्जाम्पल्स किए हैं, ये सब किया है। आज यहीं से शुरू करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक ऐसी चीज है, ये कुछ और नहीं है, एक रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल तरह का रिलेशन है। क्या स्पेशल है सर इसमें? कुछ तो खास बात होगी ना, तो आप पे छोड़ रहा हूं, वे बताना क्या स्पेशल है। डेफिनेशन लिखने के बाद देखना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कैसा स्पेशल भाई? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा सर, स्पेशल क्या स्पेशल है? वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट of set A is uniquely related to an element of set B. सेट B। देखो अब ये स्पेशलिटी यहीं पर है, इसमें इस डेफिनेशन को समझ जाओ और समझो फंक्शन समझ में आ गया। ये डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वर्ड है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। भाई रिलेशन ही है, कुछ और नहीं है। जैसे हम रिलेशन को ट्रीट करते थे वैसे फंक्शन को भी ट्रीट करेंगे। दूसरी बात है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट यूनिकली। तीसरा वर्ड है यूनिकली। अब ये समझो, जैसे यहां मैं कोई तीन एलिमेंट ले लेता हूं, 1 2 और 3। यहां ले लिया ए बी सी एंड डी। चलो अब जरा बताना, 1 को मैंने रिलेट करा दिया ए से, 2 को रिलेट करा दिया डी से, 3 को रिलेट करा दिया बी से। ये एक तरह का रिलेशन है, पक्की बात है। क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? अब सोचो जरा। तो पहले कह रहा है कि वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किसी ना किसी से। मतलब यहां जो भी एलिमेंट है सबकी कुछ ना कुछ इमेज बननी चाहिए। यहां समझो, ये सेट ए, ये सेट बी। देखना 1 2 3 ए बी सी, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखना ये पहला एग्जाम्पल, यही दूसरा बना लेता हूं। ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। बताना यह है कि कौन सा इसमें से फंक्शन है, कौन सा नहीं है। ये सारे ही क्या है? ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, पक्की बात है। चलो देखना जरा, एक और बना रहा हूं। चलो बताओ, ये तीन बने हुए हैं। देखो 1 रिलेटेड है ए से, 1 रिलेटेड है बी से, 2 रिलेटेड है सी से, 1 ए से, और ऐसे ही है 3। अब बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अब डेफिनेशन पे आओ तो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है? देखो कि हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। ये ऐसी ही बात है जैसे इस समय आप अपने घर पे हैं और इसी समय आप अपने स्कूल में हैं। डबल रोल है ना, जुड़वा।
वैसा नहीं हो सकता ना, रियल में क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए, आप इसी समय यहां पर हैं और इसी समय अपने स्कूल में भी हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। फंक्शन इसी बात को बताता है, वो कहता है भाई रियलिटी में नहीं हो सकता तो मैथ में क्यों करें। तो देखो क्या कह रहा है कि देखो 1 की एक इमेज बन गई ए, लेकिन 1 की अब दूसरी इमेज नहीं बन सकती है। समझ में आई बात? अगर किसी एलिमेंट की एक बार इमेज बन गई तो दोबारा उस एलिमेंट की इमेज नहीं बन सकती है। देखिए यूनिकली वर्ड का यही मतलब है, यूनिकली वर्ड का यही मतलब है कि भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, एक से ज्यादा नहीं बनेगी। देखो यहां पे 1 की कितनी इमेजेस हैं? 2। इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये फंक्शन नहीं है, गोला मार दो। दूसरा देखो, यहां देखो 1 की इमेज क्या है? ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी। अच्छा ये बताओ, एक आदमी एक ही समय पर दो जगह पर नहीं हो सकता, क्लियर बात है, लेकिन दो आदमी एक ही समय पर एक जगह पर तो हो सकते हैं ना। जैसे आपके स्कूल में एक क्लास में 2 आदमी तो हो सकते हैं, तो ये वही है। देखो 2 की इमेज भी बी पर बन गई, 3 की इमेज भी कहां बन गई? बी पर बन गई। इसका मतलब ये फंक्शन है, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। देखो 1 की इमेज क्या है, मैं लिख रहा हूं, इमेज ऑफ 1 क्या है? ए। इमेज ऑफ 2 क्या है? बी। इमेज ऑफ 3 क्या है? सी। सबकी इमेज बन रही है, बताओ, और सबकी यूनिक इमेज बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तीसरा बताओ जरा, ये बताओ, अगर इसकी बात करूं ये तो एकदम क्लियर है, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, मतलब सबकी इमेज बन रही है, यूनिक इमेज है, ये भी क्या है? फंक्शन है। जो उधर एग्जांपल लिखा है वो भी क्या है? फंक्शन है। ये भी क्या है? फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात, कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? अच्छा सर ऐसे तो समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं। क्वेश्चन तो आएगा कि सर बताओ ये दिया है, ये फंक्शन है कि नहीं है। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि मान लो ये फंक्शन है तो इसका जो सेट ए है वो कहलाएगा डोमेन सेट, और सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन सेट। देखना यहीं से, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, इसमें देखो ये क्या है? हमारा डोमेन सेट है, डोमेन सेट है। चलो इसको मिटा देते हैं। और ये क्या है? कोडोमेन सेट। देखना बस समझना, देखो डोमेन सेट का हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। कोडोमेन सेट में कोई बच जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो इन दोनों की प्री इमेज तो मिल रही है। अब ये समझना, 1 की इमेज ए की प्री इमेज क्या है? 1। उल्टा, ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 2, बी की प्री इमेज 3। तो प्री इमेज 2 बन सकती हैं, लेकिन इमेज 2 नहीं बन सकती। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखो ये कोडोमेन है। अच्छा इसी का सबसेट होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये समझना है। देखो जिनकी जिनकी प्री इमेज बन रही, जैसे ए और बी है, इनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, तो ये किस सेट की बात है? ये रेंज हो गया, दिस इज रेंज। बाकी पूरा सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब फंक्शन को फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, चलो मान लो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे लिखते हैं इसको, एफ सेट ए टू सेट बी एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी, और ये जो सेट ए है ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज डोमेन। और सेट बी क्या कहलाता है? दिस इज कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन, ठीक है। और इसी का सबसेट हो जाएगा रेंज, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा देखना, कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे, एफ ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू, कुछ लिख दे रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। एक तरह से रिलेशन ही है। रिलेशन को हम कैसे दर्शाते थे? ऐसे ही दर्शाते थे कि भाई यहां से यहां पर कुछ है तो कुछ एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो वही कह दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे यहां देखो 1 2 3, और इसकी इमेज बन रही है 2, इसकी इमेज बन रही है 5, इसकी इमेज बन रही है 10। देखो तो 1 की इमेज क्या है? 2, कैसे आई? 1 स्क्वायर प्लस 1। 2 की इमेज कैसी आई? 2 स्क्वायर प्लस 1। 3 स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आ गया क्या ये, और ये क्या आ गया? 10। तो ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है,
ठीक है, 1 की इमेज 2 ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसका मतलब 1 की इमेज 2 कैसे आई है, इस रूल से आई है। ये रूल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई भी एलिमेंट लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 करने पर उसकी इमेज मिल जाएगी। ये बात समझ में आई? चलो अब जरा समझो। अच्छा, यहां मैं अगर डोमेन डिफाइन कर दूं कि ये डोमेन जो है भाई आपकी, देखो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, 1 2 और 3, और जो ये सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट है x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 10। चलो अब जरा बताना, इक्वल टू लगा दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो ना, यहां बना रहा हूं मैं इमेजेस आपके लिए बना रहा हूं। ये सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 और 3। ये सेट बी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, देखो x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब यहां पर 1 से लेकर के कहां तक हैं, 10 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, 1 की इमेज क्या बनेगी, रूल, ये है रूल दिख रहा है ऊपर, 1 की इमेज बनेगी 2, चलो कलर बदल देते हैं, 1 की इमेज बनेगी 2, ये लो, 2 की इमेज क्या बनेगी 5, और 3 की इमेज बनेगी 10। देखो फंक्शन है, दिख रहा है, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको बदल दूं, अगर को डोमेन को थोड़ा बदल दूं, देखना बदलने का मतलब क्या है मेरा। चलो को डोमेन को बदल दूं थोड़ा, क्या कर दूं को डोमेन को, मैं लिख रहा हूं x लेस देन 10, क्या लिख दिया, x लेस देन 10। अब बताओ जरा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सेट ए में तो सेम है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि x 10 से छोटा है, बराबर तो नहीं है। अब देखना जरा सारी कलाकारी, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसी पे रखो, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 10। ठीक, अब देखना जरा, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन देखो 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन 10 तो इस सेट में है ही नहीं। इसका मतलब 3 के लिए कोई इमेज नहीं मिल रही है। अगर 3 के लिए कोई इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब एक एलिमेंट बच गया ना, यहाँ पे देखो ये 3 बच गया, जिसके लिए कोई भी क्या है, इमेज नहीं है। इसका मतलब सबकी इमेज नहीं बनी, इसका मतलब अब ये फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ रही ना। फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक ही इमेज, दो नहीं बन सकती हैं। यहां तो 3 की इमेज ही नहीं बन रही है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ। ये डिपेंड कर रहा है ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डोमेन पे डिपेंड कर रहा है और को डोमेन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन है कि नहीं है, ये को डोमेन और जो डोमेन है दोनों पे ही डिपेंड कर जाएगा। ये एग्जाम्पल देने का यही मकसद था कि भाई आपको समझ में आए कि डोमेन क्यों निकालने जा रहे हैं, को डोमेन क्यों निकालने जा रहे हैं। जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, जैसे ये फंक्शन देखो, अगर मैंने इसके को डोमेन से एक एलिमेंट हटा दिया तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया। इसका मतलब इसको फंक्शन होने के लिए मिनिमम इसमें 3 नंबर होने चाहिए, 2 5 और 10। अगर 2 5 और 10 इसके अंदर नहीं है तो समझो गया ये। बात समझ में आई। तो इस वजह से हम फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, डोमेन और कोडोमेन पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले आओ कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबके नाम लिखेंगे और धीरे धीरे उनके हम प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस देखना, यहां जितने एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, देखो हम फंक्शन और इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। देखना, पहला चलो ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट है अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। दूसरा है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जरा देखना कौन कौन से हैं, हमें 12 पढ़ने, टोटल कितने 12 ये हैं और 12 ही ये हैं। ये ओवरव्यू है क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन है, नाम सबका लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता है y इक्वल टू सी। कोई कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू सी, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखना y इक्वल टू एफ एक्स है और यही क्या है c के बराबर है। तो चाहे मैं y लिखूं चाहे एफ एक्स लिखूं, दोनों बराबर है। y इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू c, और c कोई कांस्टेंट है, c क्या है, कोई कांस्टेंट है। दूसरी बात करूं दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी सबका क्या पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज और ग्राफ जरूर देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, वाई और x की वैल्यू बराबर। तीसरा है दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ही ग्राफ देखेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, यहां पर दो चीजें और हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, बताऊंगा कैसे। चौथी बात है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन जो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक, इस टाइप के फंक्शन। पांचवा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, और ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, बिना मॉडुलस के एनडीए नहीं होगा। बिना मॉडुलस फंक्शन के एनडीए का पेपर बन ही नहीं सकता। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर उसमें मॉडुलस फंक्शन से सवाल नहीं आया तो समझ जाओ कि वो पेपर एनडीए का नहीं है, पता नहीं कौन सा पेपर देके चले आए तुम लोग। तो मॉडुलस फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंस, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको हमें एज इट इज याद रखना है। y इक्वल टू ए की पावर x टाइप का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेवेंथ है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन, y इक्वल टू लॉग बेस a पर x, ये है हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक, अभी और है, देखो जरा, दिख रहा है ना, चलो और ऐड करते हैं इसमें। सेवेंथ के बाद एट्थ आता है, दैट इज लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF लिख रहा हूं। ये जिफ आपका व्हाट्सएप वाला जिफ नहीं है, है ना, जो आप भेजते हैं रातों में, वही वाला, वो वाला नहीं है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, नाइन्थ की बात करूं मैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन y इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, अब ये साइन डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और ये साइन डिनोट करेगा किसको, फ्रैक्शनल फंक्शन को। ये सब आपको याद हो जाए टाइम के साथ तो अच्छी बात है। ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए, और ऐड करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जितना याद आएगा सब पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू सिग्नम x। ठीक, इसी को कुछ लोग मॉड x बाई x लिखते हैं, जो कि x बराबर 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। और देखें, चलो ठीक, चलो एक दो और बच गए, देखो कौन कौन से हैं। 11th फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के बाद एक होता है रेशनल फंक्शन, या इसी को मैं कहूं y इक्वल टू 1 बाई एक्स, बस ऐसे लिख लो, y इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइप का फंक्शन। ठीक, एक और बचता है 12th फंक्शन, लास्ट तो नहीं कहूंगा,
इसी में मैं ऐड कर दूंगा y इक्वल टू 1/x, इसी में ऐड कर दूंगा, दो फंक्शन है, इन्हीं को पढ़ा देंगे। ठीक, ये हो गए टोटल कितने, 12 फंक्शन हो गए, कितने, एल्जेब्रिक फंक्शन। यही मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे आसान है, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्हीं के इनवर्स फंक्शन। कौन कौन से इनवर्स फंक्शन भाई, देखो देखना जरा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक, ये देखो टोटल 24 फंक्शन हैं और पूरे फंक्शन में इन्हीं पर बात करेंगे। ज्यादातर हम क्या बात करेंगे, इन्हीं फंक्शन पे बात करते रहेंगे पूरे में। हम लोग कुछ नया डिस्कस नहीं करेंगे, इन्हीं फंक्शंस को बार बार आएगा, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा, कहीं मॉडुलस फंक्शन दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, और ये हमेशा कहां तक काम आएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। पूरा क्लास 12th ये फंक्शंस के बारे में पढ़ते रहेंगे। ये अगर आपके 24 फंक्शंस आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ इतना याद है तो समझो आपका आधा काम आसान हो गया। ठीक है, 12 एल्जेब्रिक, 12 ट्रिग्नोमेट्रिक। यहां देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है क्लास 12th में, उसके फंक्शंस भी यहां पर हैं। हम डोमेन रेंज पहले ही पढ़ लेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। हम इसके बारे में एक एक करके, जैसे नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शंस को पूरा डिस्कस करेंगे। क्या है उसकी डोमेन रेंज, क्या है ग्राफ, क्या है। इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, इनके लिए हम एक क्लास लेंगे जहां पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके ग्राफ, डोमेन रेंज सब डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही। इनको आप, अगर आपसे हो सके तो एक चार्ट पेपर बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए जहां पे हमको क्या करना है, ऐसे चार्ट होना चाहिए आपका, ऐसे चार्ट बना लो, उसमें 2-3 लाइन बना लो। ठीक, ऐसे 2 पार्ट में उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। राइट, एक तरफ लिख लो क्या, ऐसे यहां से एक लाइन बना लो, इधर लिख दो आपके एल्जेब्रिक फंक्शन या एल्जेब्राइक फंक्शन। ठीक, इधर लिख दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक पूरा चार्ट बना लो एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यहां एक और लाइन बना लो, देखो यहां ऐसे एक लाइन और बना लो, ऐसे। क्या करो, यहां पर अपना फंक्शन लिखो, यहां पे अपना फंक्शन लिखो। देखो पहला फंक्शन मान लो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन, यहां पे उसका छोटा सा ग्राफ बना लो। देखो ऐसा, ये है y इक्वल टू सी का ग्राफ, छोटा सा ग्राफ है। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, ये y इक्वल टू सी कोई फंक्शन हो गया। ठीक, यहां पर उसका डोमेन रेंज लिख लो छोटा सा ऐसे ही बना के। एक और लाइन बना दें अगर, तो चलो ऐड ही कर लो, क्या दिक्कत। ये लो, ऐसे लाइन बनती चली जाएगी, एक लाइन पे एक फंक्शन आ गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट यहां लिख दो आप आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर लो। इस चार्ट से होगा क्या, इस चार्ट से ये होगा कि आपको कभी जरूरत पड़ी, सर भूल गए कोई फंक्शन, तो आप सामने लगा लो इसको। क्योंकि अब अगर आप क्लास 12th में है तो फंक्शन से दोस्ती कर लो। अगर फंक्शन से दोस्ती नहीं कर पा रहे हो तो समझो क्लास 12th वैसे ही बड़ा कठिनाई से पास होने वाले हो। और अगर पास कर लिए हो किसी तरह से
और एनडीए निकालना चाहते हो तब तो और ज्यादा दोस्ती कर लो, अकेले चैप्टर से 10 सवाल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ट बना लो, चार्ट प्रिपेयर कर लो, उस पर क्वेश्चंस करेंगे हम। और ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ग्राफ से ही बता सकता हूं फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ग्राफ से ही बता सकता हूं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ग्राफ से ये बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ग्राफ से ये बता सकते हैं उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, किसी पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ग्राफ से मैं इतनी चीजें बता सकता हूं कि कैलकुलस का आधा पार्ट सॉल्व हो जाएगा ग्राफ से। बात समझ में आई? तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके ग्राफ डिस्कस करेंगे, कोई फंक्शन छोड़ेंगे नहीं। आप नाम लिख के रखे रहिए, अगर आपको ग्राफ डोमेन रेंज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं अगली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, एक एक फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ सहित सब बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो इसको यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। और आपको होप करता हूं कि फंक्शन से थोड़ी बहुत आज लगाव हो गया होगा, और अगर लगाव नहीं हुआ है तो एक बार और देखिए वीडियो, आपको लगाव हो जाएगा। थोड़ा किताब उठाइए, पक्का फंक्शन से लगाव हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप छोड़ेंगे नहीं उसका पीछा, और वो आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं कंपाइल करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।